अमेरिका के द्वारा नेपाल को अमेरिकी सहयोग परियोजना के लिए 28 फरवरी तक का एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये अमेरिकी सहयोग परियोजना क्या है और नेपाल को अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम क्यों दिया गया है, आज की वीडियो में समझेंगे। देखिए, नेपाल में इस परियोजना को लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। वहाँ के आम नागरिक इस परियोजना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका का ये कहना है कि इस विरोध के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। वहीं चाइना का कुछ और ही कहना है। चाइना के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी। वो ये कहते हैं कि ये जो योजना है इसको केवल एक आर्थिक सहयोग प्रोग्राम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका कुछ और ही एजेंडा है और ये जो अमेरिका की BRI इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए लाई गई है। साथ ही इस परियोजना से जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें हेल्प मिलेगी। वहीं अमेरिका ने ये कहा है कि यदि नेपाल की संसद इसको जल्दी से रेटिफाई नहीं करती है तो इसे चीन के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा और भविष्य में जो वर्ल्ड बैंक या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस तरह की जो यूनाइटेड नेशन की अन्य डोनर संस्थाएं हैं वो जो आर्थिक सहयोग करती हैं उस पर भी एक प्रभाव के रूप में देखा जाएगा। तो एक टसल की स्थिति देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं पावर स्ट्रगल नेपाल के अंदर अमेरिका और चीन का देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंट्रीज के दूतावासों की तरफ से काफ़ी कड़े शब्दों में एक दूसरे को काउंटर किया गया, लेकिन बाद में जीत US की हुई और नेपाल की संसद ने हाल ही में इस MCC परियोजना को रेटिफाई कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति IAS की ओर से UP PCS 2022 की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जो हमारे दोनों ही सेंटर प्रयागराज और दिल्ली पर अवेलेबल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इसको ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको जाकर संस्कृति IAS की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो एक मिनिमम फीस संस्थान की तरफ से रखी गई है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में या संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे अन्य कोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी संस्कृति IAS वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। स्टार्ट करते हैं नेपाल की लोकेशन को समझने से। नेपाल देखिए चाइना और इंडिया के बीच में, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक क्या है लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको हिंदी में बोलेंगे स्थल अवरुद्ध देश है। तो कहीं ना कहीं कार्गो की आवागमन के लिए, ट्रेड जो आपका समुद्र के रास्ते से होता है, इसके लिए ये देश निर्भर है अपने पड़ोसी देशों पर। तो इन दोनों ही देशों का इन्फ्लुएंस इस कंट्री पर रहता है और क्योंकि चाइना और इंडिया इनके बीच में कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, तो नेपाल के बीच में इंडिया और चाइना का भी पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक नई डेवलपमेंट हुई कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक वाले रीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन की जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई है, ये दरअसल जो साउथ चाइना सी है उसमें जो चीन एक अग्रेशन की नीति दिखा रहा है उसको काउंटर करने के लिए लाई गई है। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज आसपास हैं उन पर US का इन्फ्लुएंस रहे, ये वो प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नेपाल में उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और US के साथ हमारे रिलेशनशिप एक हद तक अच्छे हैं। तो अगर US चाइना को काउंटर करने के लिए नेपाल में कुछ करता है तो भारत के हितों के अनुरूप ही रहता है। यही जो कॉन्सेप्ट है इसको भी इस योजना में आप जो है समझिएगा। अगर अमेरिका कोई इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं नेपाल कंट्री की डिपेंडेंसी जो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है उसको कम कर रहा है। तो अगर हमारी नेबर कंट्री जो कि नेपाल हमारी बहुत लंबे टाइम से अच्छे रिलेशन वाले देश है, इस पे अगर इस चाइना का इन्फ्लुएंस कम होता है तो भारत के लिए तो अच्छी बात ही कही जाएगी। तो इसी वजह से ये जो परियोजना है इसको लेकर चाइना विरोध कर रहा है, US फोर्स कर रहा है नेपाल को कि आप इसको जल्दी से लागू कीजिए और भारत एक तटस्थ स्थिति में वॉच कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के हितों को इससे बढ़ावा ही मिलेगा। आइए डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि ये परियोजना क्या है और इस परियोजना के तहत केवल नेपाल को ही ग्रांट क्यों मिल रहा है, समझते हैं। देखिए नेपाल और अमेरिका के बीच में
कोई 2017 में ही इस परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे, साइन आपने कर दिया था। लेकिन किसी भी राष्ट्र को जब किसी समझौते को फाइनल करके अपने यहाँ लागू करना पड़ता है तो वहाँ की जो भी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, जो भी वहाँ का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी रेटिफिकेशन यानी कि इसके द्वारा अनुमोदन की ज़रूरत पड़ती है। तो 17 में समझौता तो साइन हो गया, लेकिन इसके बाद जो कि सरकारें बनी नेपाल में, उन्होंने इतना आप कहेंगे आगे बढ़कर इस परियोजना के समर्थन में अपना पक्ष नहीं दिखाया। जो ओली थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, वो तो बल्कि चाइना के जो कम्युनिस्ट नेतृत्व है उसके ज़्यादा करीब माने जाते थे और उनके टाइम में नेपाल में बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट चाइना के बढ़े हैं। तो ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, लेकिन फाइनली अमेरिका ने कहा भाई 28 फरवरी का आपके पास टाइम है, आइदर येस आइदर नो, ठीक है। तो फाइनली ये परियोजना साइन हो गई है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कितने की है, तो 500 मिलियन 50 करोड़ की ये परियोजना है। यहाँ पर बताया हुआ है यूएस बिलीव करता है कि चाइना इस ग्रांट प्रोजेक्ट के डिले के पीछे है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूज़पेपर में। इसका उद्देश्य क्या है, नेपाल में जो 500 मिलियन दिए जा रहे हैं, दरअसल ये टोटल 630 मिलियन की परियोजना है। इसमें से जो 500 मिलियन है वो अमेरिका के द्वारा ग्रांट के तौर पर नेपाल को दिए जा रहे हैं और कहा गया है कि गिफ्ट है अमेरिकी पीपल की तरफ से नेपाली पीपल्स के लिए। यानी कि ग्रांट का मतलब क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं देना है, आपको कोई वापस करने की टेंशन नहीं लेनी है, तो ये गिफ्ट है। इसके बाद जो बाकी का 130 मिलियन है, ये जो है नेपाली सरकार को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। इस पैसे का होगा क्या, तो देखिए नेपाल का वो वाला एरिया जो अभी विकास के रूप में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। देखिए एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, नेपाल उनमें से पुअरेस्ट और स्लो ग्रोथ करने वाली एक इकोनॉमी है, क्योंकि अभी उसने कुछ समय पहले ही अर्थक्वेक के झटके को भी झेला था, उसके बाद कोविड को झेला है, हर देश ने जैसे झेला है, लेकिन जो छोटे देश होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो ऐसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है, उनमें जो है कनेक्टिविटी को ले जाना इस योजना का एक उद्देश्य है। साथ में देखिए विद्युत पारेषण लाइन यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उनको स्टैब्लिश करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि नेपाल में जल विद्युत उत्पादन की बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। वहाँ की जो इतनी सारी नदियाँ हैं उनका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इन ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए से नेपाल से भारत को बिजली जो है भेजी जाएगी, यानी कि भारत वो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से परचेज करेगा। तो कहीं ना कहीं नेपाल अपने कस्टमर बेस के लिए इंडिया पर डिपेंड हो जाएगा। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको कोई सामने वाला खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके हित आपस में लिंक हो गए हैं। अब आप अपने कस्टमर को नाराज़ करना तो मोल नहीं ले सकते, तो इसीलिए इंडिया के हित में इसको देखा जा रहा है और चाइना इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। चाइना ने इसका क्या क्या कह के विरोध किया है और नेपाल के लोगों के अंदर क्या मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसको भी हम समझेंगे। अभी उद्देश्य समझ लीजिए, तो पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनाना, साथ में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें सुधार करना। देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन किया गया है कि चाइना यूएस अपनी शक्ति को लेकर एक रेसलिंग कर रहे हैं नेपाल में, ठीक है। किसके ऊपर, 500 मिलियन ग्रांट के ऊपर। ये जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हमारे द्वारा आपको दिखाई जाती है, हमने इन सब से मैटर लिया होता है और फिर उसको हम हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके आपके लिए लेके आते हैं। आइए समझते हैं। अब मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि एमसीसी के तहत 500 मिलियन दिए जा रहे हैं। ये है क्या एमसीसी? इसका देखिए इंग्लिश में नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन से आप ये तो समझ गए ये कोई इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है। तो देखिए 2004 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये एक इनोवेटिव और इंडिपेंडेंट विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उनकी गरीबी को दूर करने का एक उद्देश्य रखती है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि दुनिया के कुछ जो सबसे गरीब देश हैं, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जो अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं दे रहे हैं, जहाँ पे समय पर चुनाव होते हैं, मतलब एक सिस्टम से जो देश काम कर रहे हैं, जो अपने नागरिकों के लिए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन देशों को ही आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगी जाके,
है ना। अगर आप ढंग से चीज़ों को कर रहे हो तो आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलता है। देखिए, अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो देश होते हैं उनको बड़े पैमाने पर जो है लाभ दिया जाता है, ताकि वो जो छोटे देश हैं वो ऐसे प्रयास कर सकें गरीबी से निपटने के। ठीक है, ये जो अनुदान है, जो अमेरिकी अनुदान दूसरा भी मिलता है, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है उनके अनुपूरक के रूप में दिया जाता है। इनके वो सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, साथ में इस तरफ से भी एक ग्रांट आपको दिया जाता है। ग्रांट मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 5 वर्षीय अनुदान है जो एमसीसी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है उसको मिलता है। ठीक है, देखिए अब इसमें 2 तरह के प्रोग्राम चलते हैं, एक चलता है आपका कॉम्पैक्ट, दूसरा चलता है थ्रेशहोल्ड। कॉम्पैक्ट बड़े लेवल पर है, थ्रेशहोल्ड छोटे लेवल पर है। ठीक है, देखिए कॉम्पैक्ट में क्या होता है, बड़े पैमाने पर उन देशों को 5 साल के लिए दिया जाता है जो एमसीसी की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, पात्रता मानदंड है, उसको पूरा करते हैं। थ्रेशहोल्ड ग्रांट उन देशों को दिया जाने वाला छोटा अनुदान है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्ट पूरा करने वाले हैं। ठीक है, पात्रता मानदंड के एकदम करीब हैं, पूरा नहीं हुए हैं लेकिन करीब हैं, उनको छोटा दिया जाता है ताकि वो इस दिशा में और आगे कार्य करें। तो समझ गए कॉम्पैक्ट और थ्रेशहोल्ड। तो देखिए दुनिया भर में दोनों तरह के मिला के $10 बिलियन से अधिक की मंजूरी जो है मिल गई है। और किस किस सेक्टर में फंड दिया जाता है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, परिवहन ट्रांसपोर्ट, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्त और उद्यम विकास यानी कि जो आपका फाइनेंस और इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, भ्रष्टाचार विरोधी पहल, भूमि अधिकार और शिक्षा तक पहुंच, ये कुछ चीज़ें हैं। साथ में क्लाइमेट के लिए भी काफ़ी आगे आकर इसमें जो है फंड दिया जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए 86 से ज़्यादा देशों में साझेदारी की है, लेकिन साउथ एशिया की अगर बात करें तो साउथ एशिया में नेपाल अकेला ऐसा देश है जिसे एमसीसी के तहत फंड मुहैया कराया गया है। और नेक्स्ट कंट्री जिसकी बारी है वो है श्रीलंका, और ये पूरा पाइपलाइन में है। समझ गए। देखिए यहाँ पे दिया जाए कंट्रोवर्सी जो 500 मिलियन ग्रांट के तहत दी गई है। ठीक है, दीक्षा मंजुल का लिखा हुआ आर्टिकल है। अब एमसीसी के साथ नेपाल में क्या सहयोग चल रहा है, ये देखिए इनकी वेबसाइट का अबाउट अस का एक स्क्रीनशॉट है, इन्होंने अपने बारे में क्या बताया हुआ है। तो देखिए 2013-14 में एमसीसी ने नेपाल में डायग्नोस्टिक स्टडी की थी, और उस स्टडी के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में नेपाल में जो है ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेपाल में आर्थिक विकास करने की बेहद ज़रूरत है। तो इन्होंने इन दोनों को ही देखिए एक तरीके से बना लिया है। अब 500 मिलियन दिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से ग्रांट में, 130 जो है नेपाल अपनी तरफ से देगा। 500 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उससे क्या होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में, और जो 130 मिलियन डॉलर है उनका सड़क के क्षेत्र में जो है खर्चा होगा। कुछ एक्चुअली लोकेशंस की नीम में बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जो लपसी फेदी है, गलछी या दमोली सोनावल कॉरिडोर है, उसमें 300 किलोमीटर की 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी। याद रखिएगा इंडिया को इन लाइनों के माध्यम से बिजली नेपाल की तरफ से बेची जाएगी। इसके अलावा जो मीठी, कोसी, सागरमाथा, त्रिभुवन राजपथ है, ईस्ट वेस्ट हाईवे, उस पर 300 किलोमीटर की सड़कें और साथ में 3 सब स्टेशन का रखरखाव करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट की चीज़ें की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे सामने दिया गया है कि विरोध इसका काफ़ी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, 4 चीज़ें बताई जा रही है। पहला तो ये बताया जा रहा है कि नेपाल की सॉवरेनिटी इससे जो है कहीं ना कहीं खंडित होगी। लोगों का ये मानना है कि अमेरिका हम पे दबाव बनाना चाहता है, वो हमारी संप्रभुता में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे देश में अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव करना चाहता है, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा देखिए ये बताया है कि लोग कह रहे हैं कि नेपाल का सिग्निफिकेंट एक तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण नहीं होगा इन योजनाओं के ऊपर। तो उनको लगता है कि जब हमारा कंट्रोल ही नहीं होगा, दूसरा ही देश आके सब कुछ करेगा, तो चीज़ें ठीक नहीं है। तीसरा देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो डील है ये शायद देखने में डेवलपमेंट की लग रही हो, लेकिन इसके पीछे हिडन मिलिट्री एजेंडा है। कहीं ना कहीं आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नेपाल में बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का ग्रांट आप हमें दे रहे हैं। चौथा देखिए ये बताया गया है कि नेपाल के जो चाइना है उसके साथ बड़े एक्सीलेंट टाइज हैं, तो वो चाइना को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। इसके अलावा वहाँ कहा जा रहा है कि ये सारी बिजली इंडिया को बेचने के काम आएगी, इससे स्थानीय देश वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए भी विरोध जो है हो रहा है। अगर देखिए हम चाइना और नेपाल के संबंधों की बात करें तो एक शिनो नेपलीज ट्रीटी, एक संधि साइन हुई थी पीस और फ्रेंडशिप के लिए।
28 अप्रैल 1960 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 1975 से लेके नेपाल ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चला के रखी जहाँ पे उसने इंडिया और नेपाल दोनों को बैलेंस करके रखा। फिर लेकिन जो नेपाल है 2016 से उसने देखिए चाइना ने क्या करना शुरू किया, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के अलावा जो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी दखल देना शुरू कर दिया। केपी ओली के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव चीन का बढ़ा और 2017 में नेपाल ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी साइन कर लिया। इसके बाद देखिए नेपाल ने अपने मैप्स को भी दोबारा से रीड्रॉ किया और इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की जो एम्बेसडर है नेपाल में उनका बड़ा एक्टिव रोल माना गया था। और उन्होंने जो एक काला पानी वाला एरिया है लिम्फूधारा वाला, वहाँ वो वाला जो एरिया है उसको लेके, मैं आपको मैप में आगे दिखाऊंगी, उसको लेके जो है इस तरह से मैप रीड्रॉ किए कि इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने जो है नेपाल की टेरिटरी बना के दिखाया। तो चाइना बहुत एक्टिवली जो है नेपाल के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ठीक है, और चाइना ना सिर्फ इंडिया को इससे काउंटर करना चाहता है बल्कि उसका जो BRI का एक लंबा सपना है उसको पूरा करना चाहता है, बल्कि जो साउथ चाइना सी है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को, अपने इन्फ्लुएंस को वो बढ़ाना चाहता है। तो इन सब रीजनों की वजह से, और साथ में देखिए नेपाल जो है उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, ठीक है, उन CPI जो है उनके बहुत गहरे संबंध है चाइना से लेकर। इस साल देखिए नेपाल में जहाँ तक संभावना चुनाव भी होंगे तो जो अपोजिशन पार्टी है उसको एक मुद्दे की ज़रूरत थी। अब उसने सत्ता में आने के लिए और साथ में क्योंकि चीन से उसके लिंक अच्छे हैं, इस MCC परियोजना को एक मुद्दा दिया है और इसको लेके जो है विरोध का भाव उन्होंने दिखाया है। और ये विरोध अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीजनल पॉपुलेशन है उसको इस परियोजना के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अब आते हैं भारत की क्या भूमिका है, ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन चल रही है। तो देखिए नेपाल की जल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत बड़ी है क्योंकि 6000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ नेपाल में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो बैराज हैं, बांध हैं, इनकी एक श्रृंखला के माध्यम से भारत का नेपाल की अधिकांश नदियों पर पहले से ही अच्छा खासा नियंत्रण है। तो कुछ लोगों का दावा है कि जो बिजली है वो तो केवल भारत को निर्यात होगी, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरा देखिए इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरा, नेपाल में आज भी भारत को एक बिग ब्रदर के रूप में देखा जाता है जो हमें छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, समकक्षों की तरह ट्रीट नहीं करता। तो उन लोगों का ये कहना है इससे हम इंडिया पे और डिपेंड हो जाएंगे, इंडिया को और ज़्यादा से हो जाएगा हमारी बातों पर, तो बिग ब्रदर की स्थिति और ज़्यादा पुष्ट होगी। जबकि होना चाहिए था कि हम लेवल पर आए। चाइना के बारे में वो ऐसा नहीं बोलते हैं, ये एक अलग बात है। अब अगर देखिए भारत चाइना संबंधों की बात करें तो हमारे जो PM है उन्होंने वहाँ विजिट भी की है। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, US के सर्विंग प्रेसिडेंट ने आज तक नेपाल को विजिट नहीं किया है। इसके अलावा ये देखिए नेपाल है, यहाँ पर जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये काला पानी वाला रीजन है जो डिस्प्यूटेड है, जिसपे जो है इंडिया और नेपाल दोनों ही क्लेम करते हैं। तो एक तरफ अच्छे संबंध और एक तरफ प्रॉब्लम वाले संबंध एक ही पिक्चर में समराइज हो जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो भारत है उसके क्या हित हैं इस योजना में, चीन इसका विरोध क्यों कर रहा है, ठीक है, और अमेरिका क्यों जो है यहाँ पे बढ़ावा देना चाहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले शेयर करना चाहूँगी। जो बिडेन अभी प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के बने हैं, उनके टाइम पे ही एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी 2 ये लॉन्च की गई है। और देखिए कभी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में या लाइफ में फ्री लंच नहीं होता है। अगर कोई आपको खाना खिला रहा है तो बदले में उसके कुछ ना कुछ हित हैं। तो ये माना जा रहा है कि शायद अमेरिका का कोई ना कोई हिडन एजेंडा इस स्कीम के पीछे होगा। यहाँ पे भारत को जो है बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, टाइट रोप पे जो है भारत को चलने की ज़रूरत है और एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और साथ में उसको एक्टिवली नेपाल की डेवलपमेंट परियोजनाओं में भाग लेने की ज़रूरत है ताकि किसी और पर डिपेंड होकर हम अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाएं, बल्कि हम डायरेक्ट जो है अपने प्रभाव में वृद्धि करें। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किसी अन्य वीडियो में इंडिया और नेपाल रिश्तों पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी पूरी संस्कृति IS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।